हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योत्सना एससीईआरटी न्यू द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। आइए बहुपद को सीखने से पहले हम अचर और चर संख्याओं के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। अचर संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनके स्थिर मान होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। इनमें हम गणित की सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, जैसे कि -6, 0, 2, 5, वर्गमूल 6, 89.62, 5/2। आप अपने दिमाग में कोई भी गणित की संख्या सोचिए, वो आपकी क्या होगी, अचर संख्या होगी। अब बात करते हैं चर संख्याओं के बारे में। चर संख्याएं यानी कि वेरिएबल, जो चेंज होते रहती हैं। हम देखते हैं ना, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हम बीजगणित में निकालते हैं, एक्स का मान क्या है, हर बार चेंज हो जाता है, कई बार वाई का मान चेंज हो जाता है। तो इनके मान क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते। इन्हें हम अंग्रेजी के किसी भी अक्षर के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि ए, डी, सी, एक्स, वाई, एम इत्यादि। ये व्यंजक हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। आइए उनके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 5x के माइनस 3x की घात 4/7 प्लस 13। हम बीजीय व्यंजक को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y गुना y प्लस 7। और हम बीजीय व्यंजकों को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो n पेन की कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए गुना करेंगे किसको, एक पेन की कीमत को n पेन से, तो n गुना 5 क्या हो जाएगा, 5n। ये भी हमारा क्या आ गया, बीजीय व्यंजक। अब यदि हमारे पास 60 चॉकलेट हैं तो उन्हें p बच्चों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। हमारे पास कुल कितनी चॉकलेट है, 60 है, और बच्चे कितने हैं, p हैं। बराबर बांटना मतलब भाग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल चॉकलेट को p बच्चों से भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रत्येक बच्चे को जितनी चॉकलेट चाहिए मिलेंगी वो आ जाएंगी। ये भी क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। दो संख्याओं के योग को 7 से विभाजित कीजिए। अब दो संख्याएं, हमें नहीं पता वो कौन सी दो संख्याएं हैं, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वो दो संख्याएं a और b हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इनका क्या करना है, योग, तो हमने क्या किया, योग कर दिया, और उसको क्या करना है, 7 से विभाजित बटा 7। ये भी क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। अब कहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, दो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। फिर से हमें नहीं पता वो दो संख्याएं कौन सी हैं, हमने मान लिया वो दो संख्याएं m है और n है। इनका क्या करना है, अंतर, अंतर लेंगे माइनस, और उसके बाद क्या करना है, इनका वर्गमूल। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बीजीय व्यंजक बनते हैं। ये बीजीय व्यंजक है 2 + 4y। ये व्यंजक कैसे बना है, अचर और चर संख्याओं को कुछ सक्रियाएं लगाकर जोड़ दिया जाता है, तो उससे हमारे पास क्या बन रहा है, बीजीय व्यंजक बन रहा है। चर तथा अचर के साथ सक्रियाओं कौन कौन सी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है 2x + 4y। अब इसके अंदर दो पद हो गए हैं, किससे, 2x + 4y। ये दो पद है, हमने इनको अलग अलग कर लिया है, प्लस और माइनस के साइन, या माइनस के साइन किसे पदों में विभाजित करते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक को। अब यहाँ पर ये है, ये जो पद है, पहला पद 2x किससे मिलकर बना हुआ है, 2 और x की गुना से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से दूसरा पद 4xy, 4x और y के गुना से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर 2x के गुणनखंड आगे क्या, 2 और x, और 4xy के गुणनखंड आगे 4x और y। आइए अब हम संख्यात्मक मान के बारे, गुणांक के बारे में जानते हैं। संख्यात्मक गुणांक, नाम से ही पता चल रहा है, संख्या, गुणांक, संख्या का, संख्या रूपी गुणांक किस चीज का, एक ऐसा संख्यात्मक मान है जिसे किसी चर से गुना किया जाता है। अब हमने देखा यहाँ पे 3x + 2y, ये हमारे पास क्या है, बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x को किससे गुना किया है, 3 से। संख्या क्या है, 3 से, यानी कि x का संख्यात्मक गुणांक 3 है। इसी तरह से y को किससे गुना किया है, 2 से, तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 2। आइए अब हम बहुपद को जानते हैं।
हम वो कैसे पता लगाएंगे कि ये बहुपद है या बीजीय व्यंजक ही है? तो उसके लिए देखते हैं क्या रूल है। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। कैसा है? विशेष प्रकार का। कैसे पता चलेगा? चर के सभी घातांक, चर के सभी घातांक कैसे होने चाहिए? पूर्ण संख्याएं। इस पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें चर के सभी घातांक कैसे होने चाहिए? पूर्ण संख्याएं। आइए हमने यहाँ दो उदाहरण लिए हैं, देखते हैं। पहले उदाहरण में 4x² माइनस 3। यहाँ पे चर की जो घात है वो क्या है? 2 है। 2 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? इसकी घात क्या होगी? 0। इसी तरह से तो इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है या नहीं है? क्योंकि घातें दोनों की दोनों क्या होगी? पूर्ण संख्याएं हैं। इसलिए ये जो व्यंजक है ये क्या है? सस व्यंजक है, बहुपद है। अब दूसरे व्यंजक को देखते हैं। यहाँ 5x की घात 1/2 जमा 2। अब 1/2 ये कैसा है? ये तो पूर्ण नहीं है, ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना? तो हमें यही चेक करना है कि किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर में चर की घात पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि ये बीजीय व्यंजक क्या है? बहुपद है, अदरवाइज नहीं है। अब हम देखते हैं एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा किन किन सिचुएशंस में नहीं होगा। जब चर की घात ऋणात्मक हो, तो 3x की घात -2 प्लस 4y की घात 3। यहाँ x की घात क्या है? -2 और y की घात क्या है? 3। तो हम देख रहे हैं कि ये घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर घात क्या हो गई है? ऋणात्मक हो गई है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। चर की घात भिन्न में हो, आइए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। यानी कि 3x की घात 3/4 प्लस 4y की घात 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात क्या हो गई है? 3/4 हो गई है। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, भिन्न में आ गया है। भिन्न में आ गया है तो भी ये क्या है? बहुपद नहीं होगा। चर संख्या वर्गमूल के अंदर हो, जैसे कि 5y प्लस 3 वर्गमूल z। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो चर संख्या है ये किसके अंदर आ गई है? वर्गमूल के अंदर आ गई है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। क्या हो? हर में हो। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 1/3y। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? चर क्या आ गया? हर में आ गया है। तो इसका मतलब ये भी ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास जो एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है वो बहुपद नहीं होगा। आइए देखते हैं आपने कितना समझा। पहला उदाहरण, x की घात 5 जमा 7x की घात 3 माइनस 9x प्लस 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? x की घात कितनी है? 5 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 3 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 1 है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर क्या होगी? 0। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ x की घात 2, यहाँ पर x की घात 3/5 पूर्ण संख्या नहीं है। किसमें आ गई है? ये भिन्न में आ गई है। भिन्न में है तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ? y जमा 1/2y। तो y किसके अंदर आ गया? हर में आ गया है। हर में आ गया है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी हर में आ गया है, बीजीय व्यंजक ही हर में आ गया, तो साथ साथ में हमारे पास चर संख्या भी क्या है? हर में आ गई। अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे होता 1/2 जमा 7 तो ये व्यंजक था, पर यहाँ पर क्या है? चर भी हमारे पास क्या है? हर में आ गया है। देखते हैं, पहेली और बूझों के द्वारा बनाए गए बहुपद आपके सामने है। सोचिए किसने सही बहुपद बनाया है? देखिए और सोचिए। हाँ, पहली ने गलत बहुपद बनाया है और भुजो ने सही बहुपद बनाया है। पहली के व्यंजक में चर टी की घात क्या है? 1/2 है, या यूं कह सकते हैं कि टी की घात, टी जो है वो वर्गमूल के अंदर है। जबकि भुजो के व्यंजक में चर वाई की घात 1 है, अतः भुजो ने सही बहुपद लिखा है। बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो एक ही चर संख्या है। ठीक है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं? एक चर वाले बहुपद। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं।
इन दिए गए व्यंजकों में से हमने एक चर वाले बहुपदों को पहचानना है। 12x+5 एक ही बहुपद है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद। x² - 8 इसमें भी एक ही बहुपद है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद। 3y - 9z इसमें बहुपद कितने होंगे, दो, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। x - 7y यहाँ पे भी कितने बहुपद हो गए हैं हमारे पास, दो, तो इसका मतलब ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। 6z + 18 + 2z यहाँ पर कितने चर हैं, एक, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। अब हम बहुपद की घात के बारे में जानते हैं। एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ये बहुपद में ही मिलेगी और उसको देखने से हमें पता चलेगा। हमने यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा नंबर घात में कौन सा है। तो हमने सभी की घात देख ली। पहले पद में घात क्या है, 10 है। दूसरे पद में चर की घात क्या है, 1 है। और तीसरे पद में चर की घात क्या है, 0 है। तो हम देखते हैं इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 10। तो हम कहेंगे ये 10 क्या है, बहुपद की घात है। आइए इसे भी कुछ अन्य उदाहरणों से जानने की कोशिश करते हैं। x² - 2x + 1 ये एक बहुपद दिया है। इसमें बहुपद की घात क्या होगी, देखिए पहले पद में घात 2, दूसरे में 1 और तीसरे में 0, तो बड़ी घात क्या है, 2। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। दूसरे बहुपद में देखते हैं, पहले पद में घात 7, दूसरे पद में घात 10 और तीसरे पद में 0, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 10। और यहाँ पे तीसरा उदाहरण 5 - 1, पहले पद में घात 1, दूसरे पद में 0, तो घात क्या होगी, 1 होगी। और चौथे उदाहरण के अंदर यहाँ पे तो हमें कोई चर संख्या दी नहीं, और यदि चर संख्या नहीं दी है तो इसका मतलब घात क्या होगी, 0। नहीं, इस बहुपद की घात पता लगाने के लिए पहले हमें इसे y से गुना करना पड़ेगा। तो y को 3y³ से गुना करेंगे, फिर y को हम 5 से गुना करेंगे। तो y को हमने जब 3y³ से गुना किया और फिर हमने y को 5 से गुना किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y और y इनकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार बराबर होते हैं तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3y की घात क्या हो जाएगा, 4, और 5y। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। इस तरह से हम घात के बारे में पता लगा सकते हैं। हम दो आधार पर बहुपदों के प्रकार के बारे में पता लगा सकते हैं। एक है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार: एक पदी, मोनोमियल, द्विपदी, बाइनोमियल और त्रिपदी, ट्राइनोमियल। एक पदी, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही पद होना चाहिए। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होगा उसे एक पदी कहते हैं, जैसे कि 5x, 96y² -2abc। इन सभी बहुपदों में सिर्फ एक ही पद है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, एक पदी बहुपद कहा जाएगा। द्विपदी, इसके भी नाम में ही पता चल रहा है कि दो पद होने चाहिए। जिस बहुपद में सिर्फ दो पद होते हैं उसे द्विपद या फिर बाइनोमियल कहते हैं। 9x + y दो पद है, 10 - b दो पद है, -2a + bc दो पद है। त्रिपदी, तीन पद। जिस बहुपद में सिर्फ तीन पद होते हैं उसे त्रिपद कहते हैं। उसके उदाहरण है 9x + 2y - 5z, और दूसरा उदाहरण है 10 - b + 7a। ये दोनों त्रिपदी बहुपद के उदाहरण है। और अब एक अलग कंडीशन आ जाती है, यदि किसी बहुपद में तीन से अधिक पद होंगे तो उसे क्या कहेंगे, उस स्थिति में हम कहेंगे उसे बहुपद ही कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया pxy। अब ये pxy लिखा है, इसका मतलब है कि जो बहुपद है उसमें दो चर संख्याएं हैं x और y। अब इसको ऐसे लिखते हैं, pxy बराबर है 7x + y + 1 - xy। अब इसमें कितने पद हो गए, चार पद, यानी कि ये क्या हो गया, बहुपद। qy यानी कि ये जो बहुपद है ये y के अंदर है, तो इसके अंदर कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो ये भी तीन से ज्यादा पद हो गए, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया। str यानी कि ये बहुपद भी दो चरों में है, कौन कौन से, t और r के अंदर। -3t + t² - r -6 rt, कितने पद हुए, 1 2 3 4 5, पांच पद हुए, यानी कि तीन से ज्यादा। तीन से ज्यादा है तो हम इसे क्या कहेंगे, बहुपद।
आइए देखें आपको क्या समझ में आया। बीजीय व्यंजक, हमें यहाँ पे कुछ बीजीय व्यंजक दिए हैं, हमें उसके पदों की संख्या, फिर हमें ये बताना है कि वो बहुपद है या नहीं है, और यदि वो बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है। तो देखते हैं पहले इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं। दो, लिख दिया हमने दो। अब ये देखते हैं बहुपद है या नहीं है। बहुपद चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चर की घात चेक करनी पड़ेगी। घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो की, ये बी की घात कितनी है, दो, और ए की घात कितनी है, एक, और ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, तो हम इसके में लिख देंगे कि ये बहुपद है। और बहुपद का प्रकार कैसा है, दो पद है तो ये द्विपद है। कैसा है, द्विपद। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 3m² माइनस 2n+3। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3। इसके अंदर कितने पद हैं, 3। अब हमने क्या चेक करना है कि बहुपद है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी घात चेक करनी है। दो पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, और एक ये भी पूर्ण संख्या, यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। और ये बहुपद में घात 3 पद हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद। ठीक है, अब अगला 5p²Q। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, एक ही पद है। तो अब घात चेक कर लेते हैं। घात क्या है, p की घात 2 और q की घात 1 पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। और इसको क्या कहेंगे, एक पदी, क्योंकि इसमें एक ही पद है। अब अगला देखते हैं। 6 + 3x² माइनस x की घात 4 प्लस 7x की घात 3। अब इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, 4। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि घात की बहुपद चेक करना है, तो हमें घात देखनी है। यहाँ पर घात 0, यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या, 4 ये भी पूर्ण संख्या, और 3 ये भी पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। और इस बहुपद को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा पद है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, अब इसके अंदर कितने पद हैं, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास 3 पद है। अब चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x की घात किसके अंदर है, बटे में या भिन्न में, या यूं कहेंगे कि x किसके अंदर आ गया, वर्गमूल के अंदर आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हम घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार है, रेखिक, लीनियर, द्विघात क्वाड्रेटिक, और त्रिघात क्यूबिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चेक करना है घात देखने के लिए कि अधिकतम घात क्या है, 1। ठीक है, और एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। अब देखते हैं पहले उदाहरण में। 4 को x से गुना किया तो 4x आ गया, 4 को 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8। घात चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसकी घात क्या होगी, 1। इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। यहाँ पर भी इसकी घात कितनी है, 1। तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद को लिखने का व्यापक रूप है ax+b, जहां a बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि यदि a 0 के बराबर हो गया तो 0 गुना में x+b, तो देखो ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी। और ये टर्म 0 होने का मतलब क्या है, कि ये रेखिक ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फिर घात क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसलिए ये कंडीशन ध्यान रखने लायक है कि ये हमारा व्यापक रूप क्या होता है, ax+b, जहां a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, अथवा दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए 9p² प्लस 7p। अब इसके अंदर हम देखते हैं घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात हो गया। अब इसके अंदर तो हमें एक एक दिखाई दे रही है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें पद भी नहीं समझ में आ रहे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम इसको गुना करते हैं, x को पहले x के साथ गुना किया तो हमारे पास क्या आ गया, x को जब हम x से गुना करेंगे तो घात जुड़ जाएंगी, x² आ जाएगा। x को 2 से गुना किया, 2x आ गया, और x को फिर हमने 1 से गुना किया तो 1x आ जाएगा, और 1 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे पास जो बहुपद हो गया x² प्लस 3x प्लस 2।
अब घात देखते हैं इसकी। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों द्विघात बहुपद के उदाहरण है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं है 0 के। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। या फिर 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए उदाहरण से समझते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस 7x+2। यहाँ पर घात चेक करते हैं। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद हो गया? त्रिघात। इसको देखें, इसके लिए फिर हमें गुना करना पड़ेगा। y को 3y² से गुना किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3y की घात 3। और y को जब 5 से गुना किया तो क्या आ जाएगा? 5y। अब चेक करते हैं घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3। तो इसका मतलब ये भी क्या है? त्रिघाती बहुपद है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस टी, जहां ए बराबर नहीं है 0 के। आइए अब कुछ और उदाहरणों से बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। -2x माइनस 5y प्लस 9। अब इस बहुपद की घात क्या है? देखें यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक है, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी? एक। तो बहुपद का प्रकार कैसा हो गया? रेखिक। घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक। अब यहाँ पर घात सबसे बड़ी क्या दिखाई दे रही है? 2। तो हम देखेंगे इसकी घात को क्या कहेंगे? 2। और 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात। यहाँ पे भी घात कितनी दिखाई दे रही है? 2। पद एक है लेकिन घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद को भी हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अब इसको देखते हैं। x को 5x² से गुना किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 5x की घात 3। जुड़ जाएंगी घात, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? 3। और हम इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। आइए अब शून्य बहुपद के बारे में जानते हैं। शून्य बहुपद, यदि किसी बहुपद की सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। अब देखते हैं, जैसे हमने लिया 0x+0। ठीक है, अब इसको देखो, हम ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। 0x² प्लस 0x+0, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। यानी कि जितने भी अचर संख्याएं जहां पर होती हैं, वो अगर हमारे पास 0 हो जाए अचर संख्याएं, तो ऐसा बहुपद को क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। और अगर हमारे पास सिंपली ये दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो हम क्या ऐसे क्या कह सकते हैं कि वो द्विघात है, रेखिक है या त्रिघाती है? हम कुछ नहीं बता सकते। तो इस तरह से हमें इस शून्य बहुपद की घात क्या होती है? परिभाषित नहीं होती है। और शून्य बहुपद को हम शून्य से ही व्यक्त कर सकते हैं। हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ क्या लिख देंगे? शून्य ही लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये बहुपद कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है। अचर बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, यानी कि सिर्फ संख्या संख्या हो। अचर का मतलब क्या है? संख्या होना। वो संख्या कैसे भी हो सकती है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। अब पता, आप आराम से गेस कर सकते हैं इसके बारे में। आप अपने दिमाग में जो भी संख्या आ रही है उसको लिख दीजिए, वो अचर बहुपद का उदाहरण हो जाएगी। जैसे कि हमने लिखा 3, सही है। मैंने लिखा वर्गमूल 7। और क्या लिखे? 15/17। और क्या लिखे? 0.8321। जो भी आपके दिमाग में संख्या है आप वो लिख सकते हो। ये किस चीज का उदाहरण होगा? अचर बहुपद का उदाहरण होगा। ठीक है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। क्यों होती है? अभी हमने देखा था, जैसे वर्गमूल 7, इसके साथ हमने कोई भी अचर संख्या लिखी और घात क्या लिख दी? 0। क्योंकि किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और 1 को जब हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही का वही नंबर आ जाता है। तो हमारे पास इसका मतलब अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न 1, निम्न बहुपद की घात बताइए। 3z की घात 7 प्लस 2z की घात 10 प्लस 15। प्रश्न 2, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? प्रश्न 3,
शून्य बहुपद की घात क्या होती है? थैंक यू।